नमस्कार साथियों, एक बार फिर से टैलेंट हंट के यूट्यूब चैनल में मैं उज्ज्वल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन एमसीक्यू प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक धातु है, निम्न में से द्वितीय प्रेरणार्थक धातु है चलना, पढ़वाना, लिखाना, दौड़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़वाना। तो पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक धातु है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक धातु पढ़वाना कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं। तो क्रिया के जो धातुएं होती हैं, अगर देखा जाए तो एक प्रथम प्रेरणार्थक धातु होता है, प्रथम प्रेरणार्थक धातु, और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक धातु। क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक धातु। द्वितीय प्रेरणार्थक धातु की अगर एक शॉर्ट ट्रिक देखा जाए कि अगर किसी शब्द के अंत में वाना उच्चारण आए, अगर किसी शब्द के अंत में वाना उच्चारण आए तो वह शब्द द्वितीय प्रेरणार्थक धातु होगा। जैसे पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक धातु है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हुआ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ, अकारांत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अकारांत शब्द। छोटी ई आ जाए तो उसे ईकारांत कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? ईकारांत। और जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आ जाए तो उसे ईकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ आ जाए दोस्तों, उसे उकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उकारांत। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आ जाए दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ऊकारांत कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान किस में होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची किस पद में? पूर्व पद में संख्यावाची होता है दोस्तों। द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद प्रधान होता है किसमें दोस्तों? तत्पुरुष समास में। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो अव्यय किस पद में पूर्व पद अव्यय होता है? तो वो है अव्ययी भाव समास में दोस्तों पूर्व पद अव्यय होता है। जैसे देखा जाए राजपुत्र, क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास में अगर देखा जाए राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र, तो यहाँ राज क्या है दोस्तों? पूर्व पद है। कौन सा पद है? पूर्व पद है। और पुत्र क्या है? उत्तर पद है। पुत्र क्या है? उत्तर पद है। तो आप यहाँ देखेंगे, अगर हम उत्तर पद चेंज करें, क्या चेंज करें? उत्तर पद। जैसे राज तो वही रहेगा, पुत्र की जगह हम क्या कर दें? पुत्री कर दें। क्या कर दें? पुत्री। तो क्या हो जाएगा? राजपुत्री। ठीक है। अगर उत्तर पद फिर चेंज करें, पुत्र की जगह हम क्या कर दें? कुमार कर दें दोस्तों। क्या कर दें? कुमार। तो क्या हो जाएगा? राजकुमार। तो उत्तर पद चेंज कर रहे हैं तो दोस्तों, तो इसमें उत्तर पद क्या हो रहा है? मनचाहा में समास है। क्या है दोस्तों? मनचाहा में समास है। तो मनचाहा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मनचाहा का अर्थ क्या होता है? मनचाहा का अर्थ होता है मन से चाहना। क्या होता है? मन से चाहना। अगर किसी को मन से चाह रहे हैं तो मनचाहा होता है। तो कारक में चिन्ह का बहुत बड़ा योगदान है। तो चिन्ह अगर आपको पता होगा तो इसमें ऑप्शन क्या है? संबंध तत्पुरुष,
अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। तो मन से चाहना यानी इसमें कारक चिन्ह क्या आ रहा है? से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कर्ण तत्पुरुष समास में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त, 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर राइट आंसर है। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस बनाने की क्या किया गया था? घोषणा की गई थी। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए कि भारतीय संविधान में ठीक है, आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तो तत्सम शब्द दोस्तों, जहाँ तक हम लोग तत्सम शब्द नहीं बताना है, तो तत्सम शब्द की दोस्तों पहचान क्या है कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। ये शब्द कठिन होते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द क्या होते हैं? कठिन होते हैं। और देखा जाए तत्सम शब्दों की पहचान जो है, ठीक है, इनमें एक से अधिक संयुक्त वर्णों की संख्या होती है। एक से अधिक संयुक्त वर्ण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। संयुक्त वर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए प है, उसमें र आ गया, तो इसमें एक अक्षर के अलावा एक अक्षर और आ गया। ठीक है, तो यहाँ संयुक्त वर्ण प्रयोग हुआ है। तो इन तीनों ऑप्शन में क्या है? तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द। जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। गृही। गृह का अर्थ क्या होता है? घर में रहने वाला। क्या होता है? घर में रहने वाले को क्या कहते हैं? गृही कहते हैं। घर में रहने वाले को क्या कहते हैं? गृही कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अनिकेत। अनिकेत का मतलब क्या होता है? बेघर। क्या होता है? बेघर। बेघर का अर्थ क्या होता है? जिसके पास कोई घर ना हो, अर्थात इसका राइट आंसर है अनिकेत। ओके फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात किया जाए अभिषेक। अभिषेक का अर्थ क्या होता है? अभिषेक स्थान पर अभिषेक करना, पुण्य स्थान पर ले जाकर उसे नहलाकर, ठीक है, उसका अभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो। क्या है? कुछ न हो उन्हें उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं? किस वर्ग के व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन है च वर्ग। च वर्ग के व्यंजन को क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, च वर्ग के व्यंजन को। ट वर्ग के व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है क वर्ग। क वर्ग को कौन सा व्यंजन कहते हैं? कंठ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन। और लास्ट ऑप्शन है य वर्ग। य वर्ग को दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन अगर देखा जाए, ठीक है, इसमें सामान्यतः य, र, ल, व आदि अंतस्थ व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरा घर है वाक्य में सर्वनाम है। तो सर्वनाम बताना है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशन। क्यों किशन तत्सम शब्द नहीं है? क्योंकि किशन का तत्सम शब्द होता है कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। तो कृष्ण क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। बाकी जो सारे ऑप्शन होते हैं, कटी, कर्क और कृष्णकाय, ये तीनों शब्द क्या है? तत्सम शब्द हैं। ये तीनों शब्द क्या हैं दोस्तों? तत्सम शब्द है। क्यों तत्सम शब्द है? तत्सम शब्दों की मैंने आपको पहचान बताई थी कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान बताए थे कि ये कठिन शब्द होते हैं दोस्तों, ठीक है, और इनमें संयुक्त वर्ण भी होता है दोस्तों। कौन से वर्ण होता है? संयुक्त वर्ण होता है। तो ये तत्सम शब्दों की पहचान है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें तत्सम। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है कि संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। थर्ड है फ्रेंड समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है फ्रेंड भाववाचक संज्ञा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तुरंग, ये नाक का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये नाक का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? तो तुरंग होता है घोड़ा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। घोड़ा का बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे घोड़ा का अगर पर्यायवाची देखा जाए, ठीक है, तो अगर देखा जाए घोड़ा का पर्यायवाची अश्व भी होता है। क्या होता है? अश्व होता है, ठीक है दोस्तों। बाजी होता है, घोटक होता है। क्या होता है? घोटक होता है, ओके। हय होता है। क्या होता है दोस्तों? हय, हय होता है। अगर और देखा जाए, ठीक है, रवि पुत्र। क्या होता है? रवि पुत्र। अधिका भी क्या होता है? घोड़े का पर्यायवाची होता है, घोड़े का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ओके दोस्तों। बाजी, बाजी भी क्या है? किसका पर्यायवाची है दोस्तों? घोड़े का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है कौन सा दोस्तों? तुरंग। ये राइट आंसर है, क्योंकि नाक का पर्यायवाची सर्प भी होता है, ठीक है, अही अही भी होता है, विषधर भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नाग के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर बनने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर बनने का कार्य ऑप्शन नंबर ए बिहारी रसखान घनानंद सूरदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहारी। तो बिहारी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने गागर में सागर बनने का कार्य किया है। और गागर में सागर बनने का कार्य का मतलब क्या है कि बहुत कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को संक्षिप्त विवरण करना ही गागर में सागर बनने का कार्य है दोस्तों, ठीक है। आइए बिहारी लाल के बारे में कुछ बातें जान जाते हैं। तो बिहारी लाल हिंदी साहित्य के जाने माने कवि थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर बनने में कुशल थे। यहाँ गागर में सागर से तात्पर्य यह है कि वो एक ही दोहे में पूरी कहानी में समर्थ थे। उनके दोहों का संकलन बिहारी सस्सई के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बिहारी सस्सई किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताओगे बिहारी, बिहारी के द्वारा बिहारी सस्सई रचना की गई है दोस्तों, ओके। इस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है? नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम, चौपाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। तो चौपाई में कर्मधारय समास नहीं है दोस्तों।
क्योंकि चौपाई का अर्थ क्या होता है, चारपाई। क्या होता है दोस्तों, चारपाई। चारपाई। चार क्या है दोस्तों, संख्यावाचक शब्द है दोस्तों। कौन सा वाचक शब्द है, संख्यावाचक शब्द है। चार क्या है, संख्यावाचक शब्द है। अगर कोई शब्द का पहला अक्षर या पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तो उस शब्द में जो समास आता है उसे हम दोस्तों द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्विगु समास कहते हैं। ओके दोस्तों, तो किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है चौपाई। और बाकी नीलांबुज, चंद्रमुखी एंड आपका पुरुषोत्तम, ये सब क्या है, कर्मधारय समास है दोस्तों। ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपादान कारक है। तो आपादान कारक का चिन्ह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कारक के बहुत प्रकार के रूप हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए और अपादान से अलग। तो अपादान की पहचान क्या है, से अलग होने के सेंस में अगर किसी वाक्य में आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपादान कारक कहते हैं। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मेज पे रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल है था, गलत। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते थे, गलत। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, ये भी गलत है दोस्तों। लास्ट ऑप्शन है आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती तो कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो आकाश से गिरी बूंद, आकाश से क्या हो रहा है दोस्तों, जो बूंद हो रहा है वो अलग हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, अलग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से आ भी रहा है दोस्तों। ठीक है, एक तो से चिन्ह भी आ रहा है और अलग होने के सेंस में आ रहा है, क्योंकि आकाश से बूंद क्या हो रहा है दोस्तों, अलग हो रहा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।